Okay, good morning, all of you. Myself, Mohammad Raza Sheikh. I'm a faculty for chemistry, and today we are going to discuss about the second chapter, that is solution and the colligative property. जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आप सबको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 25% सिलेबस को क्या किया है कि डिस्काउंट मतलब कट किया है। तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं जो 12th के बोर्ड पे नहीं आएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बेस के ऊपर एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले हैं, क्योंकि अभी तक अगर बात किया जाए तो अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ है कि एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर इस सिलेबस के ऊपर से जो पोर्शन कट किया गया है उसके ऊपर से क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर नहीं आने वाले हैं, वो अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। तो इसके लिए जो मेरा ओपिनियन है, अगर आप सबको पता हो तो जो 25% सिलेबस कट हुआ है, तो आप लोग के पास अगर टाइम हो तो आप वो वाला सिलेबस को भी आपको क्या करना है, पढ़ते जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका 75% जो सिलेबस है एज पर योर 12th स्टेट बोर्ड के हिसाब से जो है, वो सबसे पहले आप लोग उस पार्ट को कंप्लीट करो। देन उसके बाद आप लोग को जो 25% सिलेबस कट किया गया है उसको भी आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। क्योंकि वो जो है, अगर पार्ट देखा जाए, जो पार्ट्स को कट किया गया है उसके पार्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो किसी भी चैप्टर को अगर देखा जाए पढ़ने के लिए और पूरी तरह से उस चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस चैप्टर को आपको क्या करना पड़ेगा, 100% क्लियर करना पड़ेगा। सो ओके, विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम इन इंट्रोडक्शन, वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन एंड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आज स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे एक बात मैं ये बता देता हूँ कि हम लोग के जो लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे ये सबके सब 100% सिलेबस रहेगा। यहाँ पे हम लोग सारे पार्ट को कवर करेंगे। जो पार्ट सिलेबस के अंदर, स्टेट बोर्ड के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है और जो पार्ट इस साल बोर्ड में नहीं आने वाले हैं, तो वो मैं पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि ये पार्ट जो है वो नहीं आएगा। सो बिफोर वी मूव टू स्टार्ट विद द चैप्टर, लेट मी इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर। अगर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के पार्ट देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। हालांकि देखो, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं है, बट हम लोग को क्या करना है कि सॉल्यूशन वाला पार्ट को भी पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं और कुछ टर्म्स अभी हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो है उसको आज क्लियर करना है। क्योंकि जब तक सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड जो कुछ टर्म्स है वो क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम लोग कुछ बाकी जो आगे के सिलेबस है उसको अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आज का जो सेशन रहेगा, आज हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन और सॉल्यूशन से रिलेटेड जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अभी सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन इज जनरली, अगर देखा जाए, इट इज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स। तो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स। तो ये चीजें याद रखो कि एक्चुअल में ये होता क्या है, मिक्सचर है। तो जब कभी भी 2 या फिर 2 से ज्यादा कंपाउंड को हम लोग मिक्स करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर रखना है। तो सॉल्यूशन भी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। अब सॉल्यूशन के अंदर तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब जनरली हमारे सिलेबस के अंदर अगर देखा जाए तो हम लोग सिर्फ कौन सा सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, हम लोग वी आर डील विद ओनली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 2 कंपोनेंट। तो जनरली याद रखो कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मिनिमम 2 कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी।
बाइनरी के बाद और एक आता है सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी। अब टर्नरी का मतलब आप सबको पता ही होगा, टर्नरी नाम, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट इट कंटेन 3 कंपोनेंट। बट अगर देखा जाए हमारे सिलेबस के अंदर जो टर्नरी सॉल्यूशन है वो नहीं है, इसके लिए हम लोग ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सो वी मूव टू फोकस, वी ओनली फोकस ऑन बाइनरी सॉल्यूशन। दैट इज व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन। मैं बता रहा हूं कि ये जनरली क्या होता है कि द solution which contain two component। तो याद रखिए, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन क्लियर है भाई, सॉल्यूशन क्या है, इट इज अ मिक्सचर। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है भाई, 2 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 2 कंपोनेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स, अगर देखा जाए कंपोनेंट्स के भी क्या है यहाँ पे नाम है। तो वो देखते हैं कि जनरली जो सॉल्यूशन होता है, जनरली अगर देखा जाए जो सॉल्यूशन होता है तो ये 2 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ रहता है। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन होता है ये 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। तो ये 2 चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है कि सॉल्यूशन इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन के केस में इट जनरली हैव अ 2 कंपोनेंट, वन इज सॉल्वेंट एंड द सेकंड वन दैट इज सोल्यूट। अब देखते हैं कि सॉल्वेंट किसको बोलेंगे एंड सोल्यूट किसको बोलेंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, याद रखो। अब सॉल्वेंट जो है याद रखो कि सॉल्यूशन के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, बराबर, जो सॉल्यूशन के अंदर जो मैक्सिमम क्वांटिटी और या फिर मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। अगर मैक्सिमम अमाउंट वाले को सॉल्वेंट बोला जा रहा है तो मिनिमम अमाउंट वाले को क्या बोला जाएगा, सोल्यूट बोला जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने क्लियर किया। सॉल्वेंट क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाएगा, तो ये सॉल्यूशन के अंदर हमेशा जो मैक्सिमम अमाउंट में होगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। अब सोल्यूट के बारे में देखते हैं कि सोल्यूट क्या होता है। सोल्यूट हमेशा याद रखो ये मिनिमम अमाउंट में पाया जाएगा, तो इट इज प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट। तो ये याद रखना कि सॉल्यूशन के अंदर जो मिनिमम अमाउंट में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूट। एंड सॉल्यूशन मैंने बताया कि ये जनरली किससे मिलके बनता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट से मिलके बनता है। और सॉल्वेंट को ही हम क्या बोलते हैं, जो सॉल्वेंट हमेशा मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाएगा और जो सोल्यूट होगा वो मिनिमम अमाउंट में पाया जाएगा। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बराबर। ये पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन केस अगर आपको देखो जो भी इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड कोई भी डिस्कशन या फिर कोई भी क्वेश्चन होता है जो पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, मतलब ये क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। आई विल ट्राई कि सेकंड लेक्चर में मैं उस क्वेश्चन का आंसर जो आंसर रहेगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये सॉल्वेंट था। अब हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग पूरे चैप्टर के अंदर बार बार सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट नहीं लिखने वाले हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि कुछ सिंबल यूज करते हैं टू डिनोट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन को इंडिकेट कैसे करेंगे। सॉल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, इसको एस से इंडिकेट करेंगे। सॉल्वेंट को अपन इंडिकेट करने के लिए अपन याद रखो कि यहाँ पे ए यूज किया जाता है। जनरली सॉल्वेंट इज जनरली यूज्ड टू, सॉल्वेंट को इंडिकेट करने के लिए हम लोग जो अल्फाबेट ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड सोल्यूट को इंडिकेट करने के लिए अपन अल्फाबेट कौन सा यूज करते हैं, और सोल्यूट को इंडिकेट करने के लिए अपन अल्फाबेट बी का यूज करते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे एक छोटा सा, अब अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो जनरली क्या होता है कि वेट जो होता है उसको अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पता लगाना है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन किससे मिलके बनेगा भाई, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट। तो याद रखो वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो याद रखो कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इज जनरली फॉर्म्ड बाय वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा भाई,
वेट ऑफ सोल्यूशन को अपन W वेट है और सोल्यूशन है तो इसके सबस्क्रिप्ट में अपन WS लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट है तो W आ गया, सोल्यूट है मतलब B है, और यहाँ पे सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो WB है। तो इस फॉर्म में अपन क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मैंने बताया किसके बारे में, यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स जो थे वो क्लियर हो गए कि व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सोल्यूट, और व्हाट आर द सिंबल्स आर जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स। तो ये मैंने बताया कि इसके रिलेटेड जो भी ये है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि अभी हम लोग इसके बाद डील करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखो ये मैं बता रहा हूँ कि 12th के सिलेबस में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि ये 11th में ऑलरेडी कवर हो चुका है। बट फिर भी हम लोग को क्या करना है, इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन वो क्या करेंगे कि उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके वजह से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उसी को डिस्कस कर लेंगे। तो अभी देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हम लोग को पढ़ना रहेगा। अब सबसे पहले अब लिख लेता हूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करना है अपने को, व्हाट आर द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। किसी भी आप 12 के सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। स्टेट बोर्ड की बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है ये 12 में नहीं दिया गया है, बट इससे रिलेटेड याद रखो थ्योरी में आपको दिया गया है 12 के अंदर। जब तक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको क्लियर नहीं होगा तब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगा। जैसे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये 11 का पार्ट है, और जैसे हो गया मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है, ये सब ये पार्ट्स क्लियर नहीं है, मतलब अभी तक 12th में नहीं दिया गया है। बट फिर भी अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक जो टर्म्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक टर्म्स अगर आपको पता होगा तो यू कैन इजीली, जो इसके बाद वाले जो लेक्चर्स होंगे आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो पढ़ना है अपने को वो है परसेंटेज बाय मास के बारे में पढ़ना है। परसेंटेज बाय मास के बारे में पढ़ना है, और इसको हम लोग ऑल्सो रिप्रेजेंट अगर देखा जाए तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज बाय W। तो इस फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कि परसेंटेज बाय मास क्या होता है, एग्जैक्टली परसेंटेज बाय मास क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। अब परसेंटेज बाय मास क्या होता है कि इसका डेफिनेशन ये होता है कि वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन, और अगर देखा जाए अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सा देखो यहाँ पे डेफिनेशन अगर देखा जाए बहुत सिंपल है, आपको ध्यान देना है। क्या होता है कि अमाउंट, इसका डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। तो याद रखो यहाँ पे हम लोग किलो, 10 किलो इसके ऊपर नहीं लेना है अपने को, बहुत स्मॉल अमाउंट में लेना है। इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, ग्राम। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम dissolve in solvent to form 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको क्या करना है, परसेंटेज बाय मास का याद रखना है। ये बेसिक डेफिनेशन आपको क्या है, सिंपल से एक बार डेफिनेशन हम लोग बात करते हैं क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। तो अपन सोल्यूट को क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। अब डिसॉल्व करने से क्या मिलने वाला है, अपने को सोल्यूशन मिलने वाला है, और ये जो सोल्यूशन का जो वेट होगा वो कितना होना चाहिए, 100 ग्राम होना चाहिए। तो ये परसेंटेज है ना, इसके लिए क्या होना चाहिए भाई, 100 ग्राम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब अपन क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला के ऊपर बात करते हैं। अब देखो क्योंकि हम लोग को ये बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं, इतना डिटेल में नहीं जानना है। अपने को क्या करना है कि दो ही चीजें पढ़ना है अपने को। यहाँ पे अपने को सबसे पहला क्या पढ़ना है, डेफिनेशन, दूसरा क्या पढ़ना है अपने को, क्या पढ़ना है, दूसरा चीज है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या बोलता है। फॉर्मूला भी बहुत इजी है, आप लोग देखो फॉर्मूला क्या होगा कि परसेंटेज बाय मास का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि ऊपर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ सोल्यूट होगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय
वेट ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर क्या है वेट ऑफ सोल्यूट है, नीचे क्या है वेट ऑफ सॉल्यूशन है, और वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज, हेंस वी मल्टीप्लाई 100। अब हम लोग को एक चीज पता है कि जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो किससे मिलके बनता है, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट से मिलके बनता है। अब देखते हैं कि इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, अब इसको अपन क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, इनटू क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको क्या करना है, ये परसेंटेज बाय मास जब कभी भी आए तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको हमेशा के लिए क्या करना है, याद रखना है। तो ये सारे क्या है भाई, फॉर्मूला है। तो ये सारे फॉर्मूला किसके हैं भाई, परसेंटेज बाय मास के हैं। तो ये हो गया आपका परसेंटेज बाय मास, पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्लियर हो चुका है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसका यूनिट क्या होगा, क्वेश्चन बहुत बार ये आता है कि इससे रिलेटेड भी याद रखो, एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। चलिए बताइए फिर यूनिट क्या होगा भाई, ऊपर भी मास है और नीचे भी मास है, तो मास मास क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो एट द एंड में जो यूनिट होगा वो क्या होगा भाई, यूनिट लेस होगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ये पहला हो गया, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि क्या ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होगा, क्या मास कभी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होगा भाई, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज बाय मास के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने बताया, ये पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स था जो आपको पढ़ना था। अब अपन क्या करते हैं, इसको रख करके आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना रहेगा, परसेंटेज बाय मास के बाद जो सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ना रहेगा, तो वो क्या रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड वाला क्या होगा। तो आई थिंक सबको जो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो क्लियर हो चुका होगा कि परसेंटेज बाय मास क्या होता है। अब मैं मानता हूं भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे भी बोल रहे होंगे कि जब ये सिलेबस में नहीं आ रहा है तो सर क्यों पढ़ा रहे। मैं मानता हूं ये सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी क्या होता है कि आपको कुछ मतलब देखो कुछ पार्ट आपको पढ़ने के लिए उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जब मैं वो सिलेबस पढ़ाऊंगा वहां पे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, परसेंटेज बाय मास आएगा, मोलारिटी आएगा, मोल फ्रैक्शन आएगा, तो ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आएंगे। तो आपको पता तो होना चाहिए भाई ये परसेंटेज बाय मास होता क्या है, मोलैरिटी होता क्या है, मोलालिटी होता क्या है। ये जब आपको पता रहेगा तभी आप क्या कर सकते हो, आगे की ओर बढ़ सकते हो। तो इसके लिए मैं सबसे पहला, अब सेकेंड जो टर्म्स हम लोग को पढ़ना है, सेकेंड टर्म, तो ये है कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। अब परसेंटेज बाय वॉल्यूम कब यूज करते हैं, याद रखो, जब कभी भी आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के दोनों क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में हो, तो उस टाइम अपन क्या यूज करेंगे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम यूज करेंगे। और परसेंटेज बाय मास नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब आपका सॉल्यूट जो है वो किसमें हो, सॉलिड स्टेट में हो, तो उस टाइम अपन क्या यूज करेंगे, तो बेसिकली अपन क्या यूज करेंगे उस टाइम, परसेंटेज बाय मास यूज करेंगे। अब देखते हैं अपन परसेंटेज बाय वॉल्यूम का भी जो डेफिनेशन है वो बहुत इजी है, याद रखो, वो यही है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml। भाई ml हमको पता है कब यूज करते हैं, फॉर लिक्विड स्टेट के लिए अपन यूज करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म क्या बनाएगा भाई, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखना है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बेसिक चीजें हैं जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम के लिए याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला भी देखो बहुत सिंपल सा है। इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, तो परसेंटेज बाय, तो इसका जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है हम लोग देख लेते हैं कि इस इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ऊपर जो है वो क्या आने वाला है भाई, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आने वाला है। सोल्यूट किस में होगा भाई, ml में होगा, डिवाइडेड बाय,
भाई वॉल्यूम ऑफ कौन आने वाला है भाई, सॉल्यूशन आने वाला है भाई, ये भी किस में होगा, ml में होगा। परसेंटेज है, इसके लिए अपन क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया भाई, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। तो बच्चे लोग याद रखो, ये हम लोग को क्या करना है, ये सारी चीजें हम लोग को याद रखना रहेगा। अब इसका जो बेसिक टर्म्स है भाई, नोट, जो स्पेशल पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि नोट क्या होगा स्पेशल पॉइंट में। सबसे पहला स्पेशल पॉइंट ये है कि हम लोग को देखना रहेगा क्या इसका यूनिट क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, इसका यूनिट तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके लिए ये क्या बनने वाला है भाई, यूनिट लेस आने वाला है। तो याद रखो। अब सेकंड जो हम लोग को बात करना है, क्या ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन याद है तो उसमें आपको पता ही होगा कि वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। तो याद रखो, इट इज डिपेंडेंट, क्या होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन वो हम लोग देखेंगे। तो मोल फ्रैक्शन से पहले हम लोग एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। तो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने फ्रैक्शन परसेंटेज निकाला होगा। तो परसेंटेज अगर हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, आप सबको पता होगा कि ऑप्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 कर देते हैं। तो ये आपको क्या मिल जाता है, परसेंटेज मिल जाता है। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, याद रखो। परसेंटेज में अपन क्या करना है, अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना है, बट अगर हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो वहां पे आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना रहेगा। तो आपको बस करना क्या रहेगा कि जो आपका ऑप्टेन मार्क्स होगा डिवाइडेड बाय क्या करोगे, टोटल मार्क्स कर दोगे, तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो आज जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है वो है मोल का फ्रैक्शन देखना है। कि अभी हम लोग को बात करना है किसके बारे में, मोल का फ्रैक्शन के बारे में बात करना है। तो मोल फ्रैक्शन से पहले एक सिंबल अपने यहाँ पे यूज करते हैं, याद रखो। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय सिंबल x। सो इसका डेफिनेशन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अब हमको अभी बात करते हैं, देखो सॉल्यूशन के अंदर हमको पता है कि दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट, बराबर। तो इतना याद रखो कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूट का भी कुछ मोल है, सॉल्वेंट का भी कुछ मोल उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब मुझे अगर क्या करना है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि सॉल्यूट का मोल से डिवाइड कर दूंगा, किसको, टोटल मोल से डिवाइड कर दूंगा। अब टोटल मोल का मतलब क्या, मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ये ऐसे क्या मिल जाएगा अपने को, मोल ऑफ सोल्यूट मिल जाएगा। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मिल जाएगा। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर मोल ऑफ सॉल्वेंट ले लूंगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अब टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन वो क्या है भाई, मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब सबसे पहले अपन देखते हैं इसका डेफिनेशन। हम लोगों ने देख लिया कि अपन क्या करेंगे कि रेशियो बनाना है, कि डिवाइड, रेशियो मतलब डिवाइड करना है। अब मुझे सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो सबसे पहला अपन निकालना है अपने को मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो सबसे पहले अपने को क्या करना रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो यहाँ समझो कि अगर आप मुझे सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन मतलब डिनोटेड बाय x एंड सोल्यूट का निकालना है। इसके लिए सब्सक्रिप्ट में क्या आने वाला है, b आने वाला है। तो xb निकालना है। तो अभी अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, देखो। तो सोल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो सोल्यूट का मोल सबसे ऊपर रहेगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ऊपर फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, अपन क्या लिखने वाले हैं ऊपर, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा भाई, मोल ऑफ, मतलब टोटल मोल होगा। टोटल मोल किससे मिलकर बना है, मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट से मिलकर बना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोल ऑफ सोल्यूट आ जाएगा प्लस क्या आने वाला रहेगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट आने वाला रहेगा। तो ये चीजें आपको क्या करना है, क्लियर रखना है। तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब अगर इसका फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है तो एक्स बी क्या हो जाएगा भाई, एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट। मोल को अपन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखो। एन सबस्क्रिप्ट में कौन आने वाला है भाई, सोल्यूट आने वाला है, मतलब बी
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb हो जाएगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर Xb हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे। तो अभी देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंट बाय XA। तो इसको अपन देखते हैं कि इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन सिंपल सा तरीका यूज करेंगे कि ऊपर क्या आने वाला है, यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा भाई, मोल ऑफ सोल्यूट प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोल ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb आ जाएगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर Xb। तो ये याद रखो कि ये Xb का फॉर्मूला हो जाएगा जो आपको याद रखना होगा। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखना है। अब अपन क्या करते हैं कि अभी इन दोनों को कंबाइन करेंगे। जैसे आप सबको पता होगा कि परसेंटेज कितना भी हो, मैक्सिमम परसेंटेज कितना होने वाला है, 100। तो सेम फ्रैक्शन कितना भी हो जाए तो मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा। अब हमारे पास क्या है भाई, Xb भी है और ये जो है आपका Xa है, ये Xa है। अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी है। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो ये सबसे पहले आप लोग क्या करो, कॉपी कर लो, और जिन लोग को स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो वो स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। 1 2 3 देन अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन दोनों को मैं क्या करता हूं, कंबाइन करता हूं। अब कंबाइन करने के बाद क्या होगा वो हम लोग देखते हैं कि कंबाइन करने के बाद अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट को कंबाइन करता हूं तो उसमें भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा जो जिसके बारे में हम लोग को देखना रहेगा। अब देखते हैं कि हमारे पास XA है, XA क्या हो रहा है भाई, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb है। तो ये XA का फॉर्मूला। अब XB का भी फॉर्मूला हमारे पास है, ऊपर क्या है भाई, Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb है। तो ये हो गया भाई XB। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लेता हूं तो अभी कंबाइन करके देखते हैं कि XA प्लस XB को कंबाइन करो तो ये तो मुझे पता है भाई परसेंटेज 1 ही आने वाला है। परसेंटेज कितने वाला है, 1 आने वाला है। तो अभी देखते हैं कि XA भाई क्या है भाई, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb है, प्लस क्या है भाई यहाँ पे Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही आने वाला है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि XA अगर आपको पता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, XB निकाल, मतलब XB अगर पता है तो XA निकाल सकते हो। बस क्या करना रहेगा आपको, 1 माइनस XB करना रहेगा। ये फॉर्मूला है। अगर आपको XB पता लगाना है तो आप लोग क्या करोगे, XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में अपन क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बराबर। तो इट्स ऑल अबाउट किसके बारे में बताया मैंने, मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब नोट के बारे में बात करते हैं। भाई क्या नोट है, इंपॉर्टेंट क्या है भाई इन दोनों में, भाई यूनिट लेस है। भाई ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, इसके लिए ये पहले क्या हो गया, यूनिट लेस। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा भाई, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जो आपको याद रखना है कि इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखना होगा। ये चीजें आपको क्या करना है, क्लियर करके रखना रहेगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जिन लोग को कॉपी करना है वो कॉपी कर ले, फिर हम लोग आगे और 2 कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो आप लोग। बस जिन लोग को कॉपी करना है वो कॉपी कर ले, और जिन लोग को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें। अब उसके बाद हम लोग जो 4th एंड 5th कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स पढ़ना है वो उसके बाद अपन आगे देखेंगे। अब 3rd कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स के बाद जो 4th कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th और 5th ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग को पढ़ना रहेगा। एक एक करके हम लोग दोनों को पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है उन दोनों में, देखते हैं। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो 3rd मतलब 4th कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स पढ़ना है तो उसका नाम ले लेते हैं भाई, वो उसका नाम क्या है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, इसको मैंने कैपिटल एम से स्टार्ट किया है, इसके लिए अपन इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीजें क्लियर रखो।
कैपिटल एम से स्टार्ट किया है, इसके लिए मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब अपन देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कि इसका यूनिट क्या होता है, वो उसके बारे में हम लोग को देखना रहेगा। अब मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मोलैरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट गेट डिसॉल्व इन अ 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये चीजें आपको याद रखना है, क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट get dissolved in, तो ये चीजें आप रखो, get dissolved in 1 लीटर, या फिर 1 लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये चीजें याद रखो कि इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है, बहुत आसान सा डेफिनेशन है, याद रखो, श्योर है, याद रखो। अगर आपको मोलैरिटी याद है तो मोलैरिटी भी याद हो जाएगा। इसके लिए मोलैरिटी में ज्यादा ध्यान दो ताकि आपको मोलैरिटी में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगा। तो मोलैरिटी क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट दैट प्रेजेंट इन और डिसॉल्व इन अ 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपल सा बात ये है कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, अब उसके अंदर कितने मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसी को अपन क्या बोलेंगे, मोलैरिटी बोलेंगे। अब इस देखते हैं, अब इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, कि मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो ऊपर क्या है भाई, ऊपर जो अगर देखा जाए, ऊपर है मोल ऑफ सोल्यूट है, ऊपर जो क्या है मोल ऑफ सोल्यूट है, और डिवाइडेड बाय क्या है भाई, नीचे जो है ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ ये किस में है भाई, लीटर में है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब इसको मोलैरिटी मतलब कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, मोल ऑफ सोल्यूट मतलब एन बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब वी, वॉल्यूम किसका भाई, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और ये किस में होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ये हमेशा याद रखो ये लीटर में होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट शुड बी इन लीटर। ये वाला फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो अगर हमारे पास समझ लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो लीटर में नहीं है, वो किस में दिया है, एमएल में दिया है, तो उस टाइम अपन क्या करेंगे कि एक नया इसी को अपन क्या करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। तो मॉडिफाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है कि कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर तो एन बी रहेगा मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम जो रहेगा ये एमएल में आ जाएगा, बट क्या करना पड़ेगा अपने को, 1000 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। अब यूनिट के बारे में देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट के बारे में देखते हैं कि यूनिट क्या होगा। अब यूनिट बताइए क्या होने वाला है भाई, ऊपर मोल ऑफ सोल्यूट है मतलब ऊपर तो मोल आएगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और वो किसमें लीटर में है, तो लीटर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मोलैरिटी। तो अब उसके बाद कुछ नोट है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। तो सबसे पहला तो यूनिट के बारे में था, वो यूनिट हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि यूनिट क्या होने वाला है, इसका मोल लीटर इनवर्स होने वाला है, बराबर। और कभी कभी मोल लीटर इनवर्स को हम लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं, मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स हो जाएगा, तो इस फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं। अब दूसरा यूनिट के बारे में देखते हैं कि दूसरा जो नोट है वो क्या है, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये उठता है क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो ये बहुत बार पूछे गया है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछेगा कि विच क्वांटिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट अपन बात करेंगे वो ये है कि इसको हम लोग मोलार भी बोलते हैं, याद रखो। ये जो यूनिट है इसको अपन मोलार भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, मोलार के बारे में भी मोलार भी बोलते हैं। तो मोलारिटी के टाइम पे अपन क्या यूज कर सकते हैं, मोलार भी यूज कर सकते हैं। अब मोलार देखते हैं कि मोलार क्या होगा। अगर हमारे पास मान लेता हूं कि हमारे पास क्या दिया है, 1 मोलार दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, सॉरी
तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 मोलार दिया है, तो 1 मोलर का मतलब क्या होता है वो हमको देखना है। अब इसको समझने के लिए अपन कहाँ पे आते हैं, डायरेक्टली डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। अब डेफिनेशन में आप देखो दो ही क्वांटिटी दी है भाई यहाँ पे, एक तो आपका मोल ऑफ सोल्यूट है और दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। भाई इन दोनों में आपको एक चीज दिख रहा होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये फिक्स कर दिया गया है इसके अंदर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट शुड बी कितना, इट मस्ट बी कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए, इससे ज्यादा इससे कम नहीं होना चाहिए। बट वन थिंग यहाँ पे एक चीज जो कॉमन मतलब जो चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, वो क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे मोल ऑफ सोल्यूट कितना डिसॉल्व हो रहा है उसके बारे में नहीं बताया गया है, तो ये चीजें क्लियर रखना कि यहाँ पे वेरिएबल कौन है भाई, ये वेरिएबल है और ये फिक्स है। तो इसके लिए जो मोलारिटी रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट के ऊपर रहेगा, क्योंकि जो देखो जो फिक्स है उसके ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर अभी इन दोनों में अगर देखा जाए तो मोलारिटी इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता क्योंकि ये फिक्स है। अब ये वेरिएबल है, इसके लिए मोलारिटी किसके ऊपर डिपेंड होगा, मोल ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड होगा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो यहाँ पे मोलारिटी है ये किसके ऊपर डिपेंड है, मोल ऑफ सोल्यूट के ऊपर है। जितना मोल ऑफ सोल्यूट होगा उतना क्या होगा, मोलारिटी होगा। याद रखो अगर 1 मोल ऑफ सोल्यूट है तो मोलारिटी शुड भी कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। तो 1 मोलर का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 मोल ऑफ सोल्यूट। तो याद रखो 1 मोल ऑफ सोल्यूट गेट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखो ये इन सारी चीजों में ऐसा आपको समझना है। अगर समझ लो 2 मोलार दे दिया गया होता तो आप लोग कैसे बताते, 1 मोलार के जगह पे 1 मोल था, 2 मोलार के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, 2 मोलार के जगह पे 2 मोल ऑफ सोल्यूट गेट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आई होप मेरे ख्याल से आप सबको ये जो है मोलारिटी टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि आपको ये चैप्टर हो, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको सॉल्यूशन में यूज होगा। आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ो या फिर आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ो या फिर बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपको, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके अंदर भी ये मोलारिटी का टर्म्स यूज होंगे। इसके लिए आपको मोलारिटी के बारे में आपको क्या होना चाहिए, पूरा पार्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अब ये जिन लोगों को कॉपी करना है या फिर मतलब स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लेते हैं, जल्दी ले लीजिए। उसके बाद अपन क्या करते हैं भाई, जो लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसकी ओर अपन बढ़ते हैं। तो ये मोलारिटी था, मोलारिटी पढ़ लीजिए आप 1 2 3। ओके, अब अपन क्या करते हैं, मोलारिटी के बाद अपन क्या करते हैं, इसको मैं रफ नहीं करूंगा ज्यादा क्योंकि मोलारिटी मैंने बताया था कि मोलारिटी एंड मोलालिटी दोनों सेम है। तो यहाँ पे अपन क्या यूज कर रहे हैं, मोलालिटी, सॉरी यहाँ पे अपन स्मॉल एम यूज करेंगे, मोलालिटी। भाई स्मॉल एम है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मोलालिटी जो 5th कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। अब मोलालिटी देखते हैं भाई, मोलालिटी क्या होगा। मोलालिटी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, याद रखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट गेट डिसॉल्व इन। भाई यहाँ पे 1 लीटर नहीं आएगा, ये बस यहाँ पे चेंजेस होगा कि ये मोल ऑफ सोल्यूट होगा बट डिसॉल्व किस में होगा वो हम लोग को डिफरेंस दिखना है कि इट इज डिसॉल्व इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। तो ये चीजें, ये जो डिफरेंस है ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि एक हमारे पास मैं मान लेता हूँ एक बकेट है और बकेट के अंदर मैं मान लेता हूँ कि सॉल्वेंट का वेट दिया है कितना है, 1 kg है। अगर उस बकेट के अंदर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, अब उसके अंदर हम लोग कितना मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है, इसी को ही अपन क्या बोलेंगे, मोलालिटी बोलेंगे। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, याद रखो वहां पे क्या था भाई, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, बट यहाँ पे क्या है, 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है किसके अंदर, 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो यहाँ पे भी देखो कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, मोल ऑफ सोल्यूट तो फिक्स है बट चेंज क्या, मतलब जो मोल ऑफ सोल्यूट ये वेरिएबल है, सॉरी ये वेरिएबल है और फिक्स क्या है, 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है ये हमेशा क्या है, फिक्स होगा। जब कभी भी मोलालिटी आएगा ये चीज हमेशा क्या होगा, ये फिक्स होने वाला रहेगा। अब मोलालिटी की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे मोलालिटी लिखेंगे। तो ज्यादा मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं करना है अपने को, यहाँ पे क्या करना रहेगा, मोलालिटी की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या है भाई, मोल ऑफ सोल्यूट है और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह पे अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे,
यहाँ पे अपन लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, लिख देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट शुड भी कितना हो, किस में होना चाहिए, इन केजी होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, 1 केजी होना चाहिए, याद रखिए। और यहाँ पे मोलालिटी, इसको अपन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन भी तो ऊपर रहेगा, बट यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, डब्ल्यू ए आने वाला है, और ये ब्रैकेट में क्या होगा, केजी में रहने वाला है। अब यहाँ पे मोलालिटी है तो स्मॉल एन रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आने वाला है भाई, जब कभी भी मान लेता हूं कि आपका जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में रहेगा, तो उस टाइम अपन क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखिए अगर ये ग्राम में है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसका यूनिट क्या होगा आप बता दीजिए, पर वहां पे लीटर नीचे था, बट यहाँ पे क्या है, किलोग्राम नीचे है, इसके लिए किलोग्राम ऊपर चले जाएगा, केजी इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पे मोलार की जगह पे अपन क्या यूज करेंगे, यहाँ पे मोलाल यूज करेंगे, मोलाल। तो ये चीजें आपको क्लियर रखना है। अब नोट, नोट इंपॉर्टेंट है, नोट देखते हैं, नोट क्या है वो देखते हैं। पर नोट में सबसे पहला टर्म क्या था, यूनिट, तो मोल केजी इनवर्स, सिंपल है। मैं बता था ना, मोलारिटी और मोलालिटी ज्यादा, दोनों भाई भाई हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया इसमें। और ये टेम्परेचर क्या रहेगा भाई, मास है ना, नीचे मास है, ऊपर मोल, मतलब वो मास ही है। मास कभी भी डिपेंड नहीं होता है टेम्परेचर के ऊपर, तो ये मास क्या हो जाएगा, मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर रखना है बच्चे। और अभी मोलार की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे मोलाल लिखेंगे, मोलाल, मोलार नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, मोलाल हो जाएगा। अब मोलाल का मतलब क्या होगा, सेम यहाँ पे देखो, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये फिक्स है, तो इसके लिए मोलालिटी किसके ऊपर डिपेंड होगा, मोल के ऊपर डिपेंड होगा, कि मोल जितना होगा सोल्यूट का उतना क्या होगा, आपका मोलालिटी होगा। अब मोलालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा तब्दीली, थोड़ा सा चेंजेस होगा कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट गेट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, जो आपको क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा। तो ये चीजें जो आपको क्या करना है, याद रखना है, किसके लिए, मोलालिटी के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्लियर हो रहे हैं। अलबत्ता अगर देखा जाए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्लियर नहीं हो रहा है, और भी 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कि 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बचा है, जिससे एक नॉर्मेलिटी बचा है, और एक बचा है परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन बचा है। तो ये 2 चीजें हम लोग को पढ़ना रहेगा, जैसे ही टाइम मिलेगा तो अपन क्या करेंगे, उन दोनों को भी पढ़ा देंगे। हुआ